सुप्रभातम छात्रों, मैं डॉक्टर कमलबाई, सहायक आचार्य हिंदी, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। आज हम इस वीडियो में रीतिकाल के नामकरण पर चर्चा करेंगे। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सेकेंड ईयर के सिलेबस में यह दिया हुआ है। सर्वप्रथम रीति शब्द का अभिप्राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 तक के कालखंड को रीतिकाल की संज्ञा प्रदान की। उनके अनुसार इस काल में रीति तत्व की प्रधानता थी और इसी रीति तत्व की प्रधानता के आधार पर इसको रीतिकाल कहा गया। तो हमें यहाँ यह जानना है कि यह रीति तत्व क्या है। तो इस रीति तत्व से हिंदी साहित्य में क्या अभिप्राय है? क्या जो सामान्य रीति है वही है या उससे विशिष्ट अर्थ रखता है? रीति का सामान्य अर्थ तो होता है विधि, प्रणाली, ढंग, परिपाटी आदि, किंतु साहित्य शास्त्र में इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता रहा है। संस्कृत के शिरोमणि आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना रीति, या इसको ये कह सकते हैं कि रीतिर आत्मा काव्यस्य, वामन ने एक विशेष संप्रदाय रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया और उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति कहलाती थी। विशिष्ट से तात्पर्य है विशेष प्रकार की पद शैली, और यह विशिष्टता काव्य में गुणों के समावेश से आती है। इस प्रकार वह रीति का अर्थ एक शैली, पद्धति और मार्ग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार कर लेने से उसकी स्थिति या उसके काव्य क्षेत्र में व्यापकता हो जाती है। और रीति के 3 भेद किए जाते हैं, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। लेकिन रीति काल के अंतर्गत रीति से तात्पर्य बिल्कुल ही भिन्न है। रीति काल तक आते आते रीति शब्द का अर्थ मात्र रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि काव्यांगों के निरूपण तक ही सीमित हो गया। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए हुआ, अर्थात जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद आदि तत्वों का निरूपण हुआ, इनके लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए गए, उन्हें रीति ग्रंथ कहा गया। और इन रीति ग्रंथों को हम लक्षण ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो जिस काल में इन रीति ग्रंथों की रचना हुई, इन लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, वह काल रीति काल के नाम से जाना जाने लगा। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ है काव्यांगों के लक्षण या निरूपण। जैसे कि देव ने भी कहा है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति है। और भिखारी दास ने कहा है, काव्य की रीति सीखो सुकवीन सो। तो इस प्रकार हिंदी में रीति का अर्थ हुआ काव्यांगों का निरूपण। रीति काल में प्रमुखतः 3 काव्यधारा प्रवाहित हुई। प्रथम रीतिबद्ध, इन्होंने लक्षण ग्रंथों की बंदी बंधाई परिपाटी पर काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की। और जो दूसरी काव्यधारा थी वह थी रीति सिद्ध काव्यधारा। इसमें वे कवि आते हैं जिन्होंने शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर कविता लिखी, लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। और जो तीसरी काव्यधारा है वह है रीति मुक्त काव्यधारा। रीति मुक्त वे कवि कहलाए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, रीति मुक्त, अर्थात जिन्होंने रीति के बंधनों से मुक्त होकर अपनी भावनाओं के आधार पर, अपने सुख दुख के आधार पर, अपनी अनुभूतियों के आधार पर काव्य की रचना की, वे रीति मुक्त कवि कहलाए। इन्होंने स्वच्छंद रूप से काव्य लिखा, किसी के बंधन में नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से काव्य की रचना की। रीतिबद्ध काव्यधारा का तीव्र विरोध कर हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्यबद्ध किया, और रीति के बंधनों से पूर्णतः मुक्त होने के कारण ही ये रीतिबद्ध कवि कहलाए।
अब हम चर्चा करते हैं रीतिकाल का नामकरण। युग कोई भी हो, उसकी अपनी स्थिति, अपनी विशेषता और अपना स्वरूप होता है। जब ऐसा है तब युग विशेष का परिचायक एक नाम भी उसका आवश्यक होता है। उसके सहारे हम उस युग की विशेष स्थिति, व्यक्ति विशेष को हम पहचान सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन 4 कालों की चर्चा की गई है, उनमें से आधुनिक काल को छोड़कर अन्य जो 3 काल है वे विचार विमर्श के दौर से गुजरे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया, और जैसा कि इसकी समय सीमा 1700 से 1900 स्वीकार की। इसके अतिरिक्त रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ मिश्र आदि ने भी इसे अपने अपने अनुसार नाम देने का प्रयास किया। लेकिन नामकरण का आधार क्या हो? युग विशेष के नामकरण में अनेक आधार काम करते हैं। कभी कभी तो किसी प्रवृत्ति विशेष की प्रमुखता के आधार पर नामकरण किया जाता है, और कभी उस युग विशेष में विशिष्ट व्यक्तित्व लेकर उभरे व्यक्ति के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। प्रवृत्तियाँ भी भावात्मक और कलात्मक 2 प्रकार की होती है। अतः कोई भावात्मक प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण करता है तो कोई कलात्मक प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण करता है। नामकरण का आधार कोई भी हो सकता है, पर ध्यान देने की बात यह होती है कि नाम ऐसा हो जो क्या करे, संपूर्ण युग की प्रवृत्तियों को अपने अंतर्गत समाहित कर ले और उसके विशिष्ट व्यक्तित्व का द्योतक हो, उसमें व्यापकता हो, संकीर्णता न हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रीतिकाल नाम व्यापकता लिए हुए हैं। अब विद्वानों द्वारा प्रस्तावित जो नाम है उनकी चर्चा मैं करती हूँ। देखिए, रीतिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से अभिहित किया, और यही नाम युक्ति संगत एवं तर्कपूर्ण माना गया। अब इन्होंने इसका रीतिकाल नाम क्यों दिया, क्या कारण है कि उन्होंने इसको रीतिकाल कहा, देखो इस पर चर्चा करते हैं। उनके कथन अनुसार इस काल में रीति ग्रंथों का प्रणयन अधिकांशतः हुआ, अर्थात इस काल में रस, अलंकार, नायक नायिका भेद, गुण, वृत्ति आदि काव्यांगों पर लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। जैसा कि रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों, विशेषतः श्रृंगार रस और अलंकार के बहुत ही सरल हृदयग्राही उदाहरण इन्होंने पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत किए, और इस दृष्टि से यह नाम व्यापकता लिए हुए था। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे कि देखो, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार। आगे उन्होंने कहा अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। तो ये अलग अलग विद्वानों ने इनको अपने अपने अनुसार रीति को परिभाषित करने का प्रयास किया। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने रीति शब्द का प्रयोग काव्य विवेचन के संबंध में ही किया, और इस आधार पर उन्होंने इस काल को क्या कहा, रीति काल कहा। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि यदि कोई इसको श्रृंगार काल कहे तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस काल में श्रृंगार रस की अधिकता थी। इस आधार पर उन्होंने कहा कि यदि कोई इसको रीति काल की जगह श्रृंगार काल कहना चाहे तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रीतिकाल नामकरण पर कुछ विद्वानों ने आपत्ति उठाई, और उनके विचार से इस काल में रीतिकाल की ही रचना नहीं हुई, ये उन्होंने तर्क दिया। और ऐसे विद्वानों में कुछ का नाम मैं बता रही हूँ। देखिए, अलंकृत काल, जो मिश्र बंधु है उन्होंने इस काल को कहा अलंकृत काल। अलंकृत जैसे कि अलंकार, अलंकृत मतलब जिसमें अलंकारों की प्रधानता हो, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रीति को ध्यान में रखते हुए इसे अलंकृत काल कहा गया, क्योंकि इस काल में अलंकारों की अधिकता थी।
अधिकांश साहित्य दरबारों में लिखा गया, वहाँ की जो चकाचौंध थी वह भी उनके साहित्य में आ गई। उनका मत है कि इस काल के कवियों का ध्यान कविता के अलंकरण की ओर रहा। कवि केशव का निम्नलिखित जो पद है इसका प्रमाण है। देखो उन्होंने कौन सा पद दिया है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण विन ने विराजई कविता वनिता मित। मिश्र बंधुओं के मत से इस काल के कवियों ने काव्यांगों के निरूपण में अलंकार को ही प्रमुख स्थान दिया और इस आधार पर उन्होंने इसको अलंकार काल कहा। अलंकारों के अधिक महत्व देने वाली इस प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा। अब इसकी भी समीक्षा की गई। कविता में भाव और कला दोनों ही पक्ष प्रमुख होते हैं। वीरगाथा काल से लेकर आधुनिक काल तक प्राय प्रत्येक काल की कविताएं अलंकारिक वैभव से परिपूर्ण रही है, अर्थात प्रत्येक काल में अलंकार थे। ऐसा कोई काल नहीं कि जिसमें अलंकार नहीं रहे हो। तो ऐसी स्थिति में रीति काल को अलंकृत काल क्यों कहा जाए? कुछ विद्वानों ने ऐसी आपत्ति उठाई। और अलंकृत काल इस युग के काव्य पक्ष के हृदय पक्ष के प्रति उपेक्षा भाव रखता है, अर्थात हम यदि अलंकृत काल कहेंगे तो इसका जो भाव पक्ष है वह उपेक्षित हो जाएगा। इस प्रकार यह जो नाम था इसमें व्यापकता का अभाव था, इसलिए इसको अलंकृत काल भी नहीं कहा गया। फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल, जो रमाशंकर शुक्ल रसाल है, इन्होंने इस काल को कला काल कहा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्यकाल को कला काल की अभिधा से अभिमंडित किया। इनका मत है कि इस काल की कविता में कला पक्ष की प्रधानता रही है, कला पक्ष प्रमुख रहा है और कलात्मक वैभव से सराबोर कविता संपूर्ण युग में दिखाई देती है। ऐसा कोई कवि नहीं है जिन्होंने कलात्मकता से दूर रहकर काव्य रचना की हो, और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि इसे कला काल कह दिया जाए। इस काल के लिए कला काल कह तो दिया, लेकिन निम्न कारणों से उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। सबसे मेन तो यही था कि यदि हम इसको कला काल कह देते हैं तो उसका भाव पक्ष उपेक्षित हो जाएगा, जबकि जो रीति मुक्त कवि है और रीति सिद्ध जो कवि हैं उनके साहित्य में भाव पक्ष की प्रधानता भी है। तो संपूर्ण प्रवृत्तियों को यह नाम भी द्योतक नहीं कर पा रहा है। फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, उन्होंने इस काल को श्रृंगार काल कहा। इस काल के कवियों ने चाहे लक्षण ग्रंथ लिखे हो या केवल नायक नायिका भेद या मन की मौज से कुछ भी लिखा हो, लेकिन उनमें श्रृंगार की प्रवृत्ति तो रही है। अपना एक और स्पष्ट तर्क देते हुए वे कहते हैं कि हिंदी साहित्य का काल भाजन करते हुए इतिहासकारों ने रीति काल के भीतर कुछ ऐसे कवियों को फुटकर खातों में डाल दिया है जो रीति काल की अधिक व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार या प्रेम के उन्मत्त गायक थे। इनमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर का नाम आता है। अतः रीति काल में उपभाग का मार्ग संकीर्ण है। इस प्रकार चाहे जिस दृष्टि से देखें अलंकार काल और रीति काल नाम उचित प्रतीत नहीं होते हैं, अतः इसे श्रृंगार काल कहा जा। ये किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने, मिश्र ने, सॉरी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी कहते हैं कि राजाओं में पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीति काल की कविता श्रृंगार रस में हो गई और अन्य प्रकार की कविता उसके सामने दब सी गई। तो इस प्रकार इन्होंने भी इसे श्रृंगार काल नाम दिया। इस प्रकार विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन इनका जो नाम का औचित्य है वह यही है कि इस काल को रीति काल कहा जाए, क्योंकि रीति के अंतर्गत श्रृंगार भी आ जाता है, नायक नायिका भेद, रस आदि सभी प्रवृत्ति समाहित हो जाती है, इसलिए इसको रीति काल नाम दिया गया और यही संपूर्ण युग की प्रवृत्तियों को अपने अंतर्गत समाहित किए हुए हैं और यही उचित है। और इस नामकरण से अन्य विद्वानों को भी कोई आपत्ति नहीं है। अब अगली वीडियो में हम रीति काल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालेंगे।